नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में मेरे साथ बेहद खास मेहमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, ये बताइए कि आपने जो प्रचार किया जेल से निकलकर, फ़ायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को? होना तो चाहिए। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, हमने अपना कर्म पूरा किया, बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता जनार्दन। कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा था। जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एक तो मुझे जिस तरह से गलत तरीके से गलत केस में, झूठे केस में फंसा के इन्होंने गिरफ्तार किया, उसका जनता में काफ़ी रोष है। जनता उसको, इनको काफ़ी बैकलैश हुआ है। और दूसरा, महंगाई और बेरोज़गारी को लेके जनता बहुत त्रस्त है और उनका मोह भंग हो चुका है बीजेपी से। और वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जनता के मुद्दों पे बात करने की बजाय, महंगाई पे बात करने की बजाय, बेरोज़गारी पे बात करने की बजाय, रोज़ पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री जी गाली गलौजी कर रहे हैं। वहाँ पे बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान हैं। तो क्या जनता इसके ऊपर वोट दे उन्हें? एक भाषण में प्रधानमंत्री जी बोले कि अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो अगर आपकी 2 भैंस है तो ये 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया। ऐसी ऐसी इंडिया गठबंधन वाले आपकी टूटी खोल के ले जाएंगे, आपकी मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया है। और आजकल तो इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ था। तो वो अपने आप को भगवान उन्होंने डिक्लेयर। 2014 के चुनाव में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूँ, 2019 के चुनाव में कहते थे मैं चौकीदार हूँ, अब वो कहने लग गए मैं भगवान का अवतार हूँ। इतना अहंकार बढ़ गया है। तो जनता को तो कुछ समझते ही नहीं। पर ये बताइए, ये जो इंडिया की पार्टियां हैं उसमें थोड़ा अननेचुरल भी है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। आप दिल्ली में लड़ते हैं, जो आपका गढ़ है। पंजाब जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप अलग अलग लड़ते हैं। दिल्ली में लड़ते हैं एक साथ बीजेपी के साथ। तो ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी देश का संविधान ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी देश से जनतंत्र ख़त्म करना चाहती है। जैसे रशिया में पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, 87% वोट आ गए। क्या आप चाहते हो कि रशिया की तरह भारत में भी हो? बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए और जीत गई। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और वो जीत गए। इंडिया के अंदर भी वो होना चालू हो गया। इन्होंने शरद पवार जी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और फिर कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी में मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अब मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कह रहे हैं आतिशी को और सौरव को भी और फिर कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया झारखंड में, कहते हैं आ जाओ। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या आप चाहते हैं हमारे देश के अंदर ये तानाशाही, ऐसी तानाशाही आए? कोई नहीं चाहता। तो हम सारी पार्टियां जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल और केवल देश को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर बीजेपी का कहना है कि वो जो गिरफ्तार कर रहे हैं वो करप्शन के मामलों में गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। मेरा केस लेते हैं। मेरे केस में ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत ली। कहाँ है वो पैसा? इन्होंने 500 जगह रेड मारी, एक नई चवन्नी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला कहीं भी। अगर 100 करोड़ लिए, कहीं खर्च किए होंगे, कहीं कैश पड़ा होगा, कहीं बैंक अकाउंट स्विस बैंक में होगा, कहीं कुछ, कहीं तो होगा वो पैसा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो एक इंटरव्यू में अभी थोड़े दिन पहले एक एंकर ने मोदी जी से पूछा, मोदी जी का इंटरव्यू कर रहा था, भाई केजरीवाल कह रहा है आपके पास ना सबूत है ना रिकवरी है, तो आपने उनको क्यों गिरफ्तार किया है? पता है मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है,
कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने मोदी जी ने माना कि मेरे खिलाफ उनके पास इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती मेरे को फर्जी केस बना के गिरफ्तार किया हुआ है। वही तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं। मान ले तो इनकी सारे सीबीआई वाले निकम्मे हैं, इनके सारे ईडी वाले निकम्मे हैं। चलो मान लो मैं अनुभवी हूँ और इनके पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसे थोड़ी पकड़ सकते हैं किसी को। बस मोदी जी को सपने में आया कि केजरीवाल चोर है तो पकड़ लूंगा मैं। कानून कुछ होता है कि नहीं होता है, सबूत कुछ होता है। ना इनके पास सबूत है, ना इनके पास रिकवरी है, चवन्नी की रिकवरी नहीं है, बस केजरीवाल को जेल में डालना है, डाल दिया केजरीवाल को जेल में। जब देश का प्रधानमंत्री टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने कह रहा है कि मेरे पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है, तो ये दिखाता है कि ये केवल राजनीतिक द्वेष और तानाशाही के तहत गिरफ्तार किया गया। इस पर वो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है ना, चल रही है। अभी मेरे खिलाफ अभी मेरे खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना। नहीं, साबित तो नहीं हुआ, अभी वो तो कोर्ट में होगा। तो वो तो कोर्ट में होगा। मेरे को गिरफ्तार फिर कैसे कर लिया? जांच चलते चलते गिरफ्तार करने का कौन सा प्रावधान है? अभी तक हमारे देश के अंदर सिस्टम था, एफआईआर होती थी, जांच होती थी, मुकदमा चलता था, जज कहता था ये दोषी है, ये निर्दोष है, और फिर दोषी जेल जाता था। अब मोदी जी कह रहे हैं जांच चल रही है, मैंने अभी गिरफ्तार कर लिया सबको। अरविंद जी, इसमें तो आप जानते हैं कि जो पीएमएलए कानून है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा कि इसमें जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होती है, लोगों को गिरफ्तार होता है, इस पर सोचना चाहिए, है ना। गृह मंत्री जी से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए, पर उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून में कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कानून विपक्ष के खिलाफ है। ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो लोग मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत करते हैं। ये कानून उन बिजनेसमैन के खिलाफ है जो मोदी जी को डोनेशन देने से मना कर देते हैं। ये कानून केवल और केवल लोगों को चुप कराने का कानून है। ऐसा कैसे कानून है? एफआईआर होगी और सारे जेल के अंदर, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद मुकदमा चलेगा, मुकदमे में निर्दोष होगे तब जेल से बाहर आओगे। ये तो कानून पूरी दुनिया में नहीं है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप ये कानून बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, सारा कानून भी बदलेंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे। पर ये जो आपने बात की कही कि सबूत होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, आप भी आरोप लगाते थे उन लोगों के खिलाफ जो आपके साथ बैठे रहते हैं आजकल ऐसा नहीं इंडिया कहा कि गठबंधन बिना में? सबूत के और बिना जांच के किसी को अंदर कर दो। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया, मैं हमेशा लोकपाल बिल जिसके लिए लड़े, उसमें सबसे पहला प्रावधान था भाई आप जल्दी जांच पूरी करके जल्दी मुकदमा करके दोषियों को सजा दो। यहाँ तो जांच का कुछ नहीं पता। 2.5 साल तो हो गए हमारी जांच होते होते इस सो कॉल्ड शराब घोटाले में, सबको अंदर कर दिया। जांच अभी भी चल रही है, अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। इसमें 450 विटनेस हैं, 76,000 पेज हैं, 25 साल चलेगा ये मुकदमा। तो 25 साल हम जेल में रहेंगे, मैं मनीष सिसोदिया हम जेल में रहेंगे। ये कौन सा कानून है? तो ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कानून विपक्ष के खिलाफ है, जनतंत्र खत्म करने के लिए है। वन पार्टी वन लीडर, उनका सपना है मोदी जी का कि इस देश में केवल एक ही नेता होगा, नरेंद्र मोदी जी। बाकी अपनी पार्टी वालों को भी सबको उन्होंने पैदल कर दिया, विपक्ष को सबको जेल में। आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप 25 साल तक जेल में रहेंगे? ऊपर वाला साथ है मेरे, सच्चाई हार नहीं सकती। दूसरी चीज, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। मैं आज देश को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूं। पूरी जिंदगी भी अगर मुझे देश के लिए जेल में रहना पड़े, मुझे कोई गम नहीं है, फक्र है मुझे। ये आप बार बार कहते हैं, पर मैं समझना चाहता हूं, आप जेल जाएंगे तो देश कैसे बचेगा? देश बचेगा क्योंकि उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसके बारे में लोग जानेंगे कि अब जब मैं अंदर गया, लोगों ने कहा यार शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, इसको बताओ जेल भेज दिया, तो लोग समझेंगे, पूरे देश के अंदर आवाज उठेगी, जरूर बचेगा देश। जब देश, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, देश के 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी पड़ेगी इस तानाशाही के खिलाफ। नहीं, केजरीवाल इतना छोटा भी नहीं है। आप जैसे ही जेल से निकल कर आए, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर दी। मैंने कहाँ छुट्टी कर दी? मैं तो मेरी कहाँ उनसे, वो आपने, बहुत बड़े आदमी हैं, देश के राजा हैं। मैं तो एक चौथाई स्टेट का अदना सा मुख्यमंत्री हूँ। आपने कहा कि अगले साल बाद वो जाएंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे। वो तो आ रहे हैं, वो तो कहीं उनका रूल है उनके यहाँ। आडवाणी जी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। मुरली मनोहर जोशी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। या तो मोदी जी कहते हैं कि जो कानून बाकियों पे लागू होता है वो मेरे पे लागू नहीं होता।
योगी जी, उनकी भी छुट्टी कर दी आपने। वो जब मैंने बोला कि योगी जी को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा, ये जो मैंने बोला है ये घर घर में चर्चा है। मैंने सब दबी आवाज में बोल रहे थे, मैंने मुखर होके बोल दिया, तो सब दबी सबके चर्चा है। और जब मैंने बोला उसके बाद किसी भी बीजेपी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं हम मोदी योगी जी को नहीं हटाएंगे, किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब उनकी पूरी प्लानिंग है इनको हटाने की। ये बात आपको किसने बताई? बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, घर घर में चर्चा है, दबी आवाज में सब बात कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके सबके सामने बोल दिया, इतना ही किया मैंने। पर ये तो चर्चा पंजाब के लिए भी है कि भगवंत मान को हटाएंगे और राघव चड्ढा को बनाएंगे। अमित शाह जी हटाना चाह रहे हैं। अमित शाह जी अभी बोल के आए हैं। अमित शाह जी 3 दिन पहले लुधियाना गए थे और लुधियाना में बोल के आए कि 4 जून के बाद मैं पंजाब सरकार को गिरा दूंगा और भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटा दूंगा। आप सोच सकते हैं कि 75 साल में किसी गृह मंत्री ने इतनी गुंडागर्दी वाला स्टेटमेंट नहीं दिया कि किसी राज्य के अंदर जाके 117 में से 92 एमएलए हैं हमारे। क्या प्लान है उनका, क्या षड्यंत्र है उनका? ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, पंजाबियों को खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि आप प्यार से मांगते, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा है, 1 आध सीट दे भी देते हैं। अब ये जो धमकी दे के आए हो ना, 1 तारीख को जब चुनाव है तो देखना पंजाब के लोग आपको इस धमकी का क्या जवाब देते हैं। वो तो एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो घर घर बात चलती है, जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चा चलती है, उसमें ये चर्चा चली कि भगवंत मान को हटाएंगे आप वाले और राघव चड्ढा को। बीजेपी की फैलाई हुई है, दूर दूर तक कोई ऐसा हो सकता है? भगवंत मान एक बेहद पॉपुलर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, राघव चड्ढा का दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है। ये बीजेपी वाले ऐसी झूठी सच्ची स्टोरीज प्लांट करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। एक बड़ा जो इनकी बात है, जो घर घर में चर्चा है, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाया कि नहीं हटाया? वसुंधरा राजे को हटाया, रमन सिंह को हटाया, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया, खट्टर साहब को हटा दिया। कोई बचा है बीजेपी के अंदर? अब एक ही बचा आदमी, योगी आदित्यनाथ, जो इनको चैलेंज कर रहा है। पूरा देश जानता है कि अमित शाह जी की और मोदी जी की बनती नहीं है योगी आदित्यनाथ की। मेरे को कहने की क्या जरूरत है? पर ये बताइए कि एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन वो उछला ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। मैंने सारे नेताओं से हर बार इस पर सवाल पूछे जब मैंने इंटरव्यू किए। क्या इसलिए नहीं उछला क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो भी उसमें कहीं ना कहीं चंदा पाई हुई हैं? नहीं, किसी का दामन साफ नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को जो चंदा मिला, अगर उसमें इतना सा भी गड़बड़ होती तो ये तो पीछे पड़े रहते हैं। ईडी सीबीआई जहां कुछ नहीं भी होता वहां भी एक शराब घोटाला बना लेते हैं। अगर किसी हमारे चंदे में इतनी सी भी गड़बड़ होती तो ये छोड़ने वाले थे क्या? इनके चंदे में खूब गड़बड़ है, जो आप लोग उठाते भी रहे हैं, आप लोगों के टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से आप लोग उठाते रहे, कितनी गड़बड़ है। तो जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इन्होंने खुद नहीं कर रखा है। अगर एक एक चंदे की जांच की जाए तो एक एक चंदा बहुत बड़ा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये कोई एक स्कैम नहीं है, इसमें पता नहीं हजारों स्कैम इन्वॉल्व हैं। हर चंदा जो है अगर उसकी जांच की जाए तो उसमें कोई ना कोई स्कैम निकलेगा। आप जांच करवाएंगे? सरकार जरूर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। पर उसमें तो अपने लोग भी पकड़े जाएंगे। जो मर्जी पकड़ा जाए, हमारे पकड़े जाएं, वो पकड़े जाएं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया उनको जेल जाना चाहिए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने आपके बारे में बताया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ शब्द शब्द, ताकि इधर उधर ना हो, कि आप कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद आपने इस्तीफे का मॉरल ताकत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि इस्तीफा दूंगा तो पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसी निर्लज्जता की कल्पना ही नहीं थी कि कोई अरेस्ट होगा और इस्तीफा नहीं देगा। इनका पूरा प्लान ही यही था, इनका पूरा षड्यंत्र ही ये था कि केजरीवाल की सरकार गिरानी है और इसको इस्तीफा दिलवाना है। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। 3 चुनाव हो चुके,
एक बार 67 सीट मिली, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। तो मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफ़ा दे देगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मैं अगर इस्तीफ़ा दूंगा तो ये इनका जो एसओपी है कि जहां ये किसी विपक्षी दल को हरा नहीं पाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहां के मुख्यमंत्री को झूठे केस में गिरफ्तार कर लेंगे और उसको इस्तीफ़ा दिला देंगे और उनकी सरकार गिरा देंगे। ये जनतंत्र के लिए और देश के लिए बेहद खतरनाक है। केजरीवाल को पद की और कुर्सी की लालच नहीं है। जब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं खुद से इस्तीफ़ा देके और दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लगा था। 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। तब कोई पार्टी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, दूर दूर तक कोई भविष्य नहीं था मेरा। केवल देश सामने था, समाज सामने था। जब 49 दिन में सीएम बना, 49 दिन के बाद खुद से मैंने सीएम के पद पे लात मारी थी, कुर्सी पे लात मारी थी। मेरे को किसी पद का लालच नहीं है। लेकिन आज इनका पूरा प्लान है कि जिस विपक्षी दल को नहीं हरा सकते उसके मुख्यमंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लो, उसकी वो इस्तीफा दे देगा। और उसको संविधान बनाने वालों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे षड्यंत्रकारी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनेंगे। चलिए, ये आपकी तरफ से जवाब हो गया है उनसे पूछ मुकम्मल। लेना जब अगली बार। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक और जो नया मामला आया है, किस तरह से खालिस्तानी संगठनों ने 130 करोड़ का आपको फंडिंग दी। कहाँ है एनआईए जांच की इसमें बात कहाँ हो रही है, 130 एलजी साहब ने करोड़? लिखा है। एलजी साहब तो कुछ भी लिखते रहते हैं, वो तो उन्हीं के हैं। वो तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो उनको पद से हटा देंगे। तो है कहाँ वो 130 करोड़? मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब चुनाव 2022 फरवरी 2022 में हुआ। पंजाब चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अबोहर गए। आप उसकी वीडियो निकाल के चला देना इस इंटरव्यू में। अबोहर में जाके प्रधानमंत्री जी ने पता है क्या बोला मेरे लिए? केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक खालिस्तान और एक भारत, और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इससे बड़ी बेतुकी बात आपने कभी सुनी है? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। अब कह रहे हैं केजरीवाल ने खालिस्तान से 130 करोड़ रुपए। कहाँ है वो 130 करोड़? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। कभी कहते हैं टूटी छीन के भाग जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, कभी कहते हैं केजरीवाल 2 टुकड़े कर देगा देश के, कभी कहते हैं केजरीवाल को 130 करोड़। पता नहीं क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को, मुझे नहीं पता क्या हो गया। वो कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया, क्योंकि एक मुद्दा है जिस पे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या हो गया? ये मुद्दा है स्वाति मालीवाल का। मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी हुआ ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, सब जुडिस मामला है, आप ये कहते रहे, मान लिया। लेकिन अगर आपकी पार्टी की सांसद, महिला सांसद इस तरह की बातें करे, आपने कभी कोशिश नहीं की उनसे जाके कम से कम मिलें, पूछें क्या हुआ? नहीं, अब मामला सब जुडिस अगर हो गया है, अगर मामला सब जुडिस नहीं होता, बात करते, अब तो कहा जाएगा कि मैं विटनेस को या इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, एक वर्जन स्वाति जी का है, एक वर्जन विभव का है। दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, दोनों वर्जन कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसमें मैं उम्मीद करता हूँ न्याय करेगा। अगर ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले, ये दोषी हैं इनको सज़ा मिले। मेरा इस वक्त हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। आप चुप इसलिए हैं क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक चुप्पी है कि आगे कभी दरवाज़ा खोलना हो, स्वाति मालीवाल से बातचीत करनी हो, तो अभी मैं चुप हूँ, मैं कभी बोला नहीं। ये इस पोजीशन में आप रहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। ठीक है। आपको ये एहसास है कि इस बार आप जेल जाएंगे तो लंबे समय के लिए जाएंगे? पता नहीं ये कितने दिन भेजेंगे। जितने दिन भी भेजेंगे, केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। मुझे तोड़ नहीं सकते ये लोग, झुका नहीं सकते, चुप नहीं करा सकते। एक आपको ये भी एहसास है कि जो भी जेल जाते हैं वो निकल कर आते हैं तो बड़े नेता ही बनते हैं? पता नहीं कौन बड़ा नेता बना। और मैं कई बड़ा नेता बनने के लिए राजनीति में नहीं आया। मेरे सामने हमेशा देश है। आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मनीष सिसोदिया इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है। देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। जब आप निकल कर आए तो आपको लोगों के रिस्पॉन्स जो था उसमें गर्मजोशी दिखाई दी जेल से निकल कर जब आए? बहुत ज़्यादा। और लोग खूब गालियां दे रहे हैं लोगों को। सब लोग मानते हैं कि यार ये लोग शरीफ लोग हैं। दिमाग, आप एक चीज़ बताओ, मनीष सिसोदिया का एग्जांपल लेता हूँ। रोज़ सवेरे 6 बजे उठ के वो 3 या 4 स्कूलों का दौरा करता था।
गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने शानदार स्कूल बनाए। कौन भ्रष्टाचारी है जो सवेरे 6 बजे उठ के और स्कूलों के दौरे करने जाएगा? भ्रष्टाचारी तो रात को कुछ लड़कीबाजी करेंगे, दारू पिएंगे, लेट सो के उठेंगे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे सवेरे स्कूलों के दौरे करता है यार? सारा देश जानता है कि ये शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनको तंग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमें हरा नहीं सकते। और आप लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे? उसमें दो चीज़ें हैं। जो ये संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी। पीआईएल में कहा गया कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए क्योंकि वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें हटाएं। तो अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा तो मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके अपील करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि फिर मुझे मेरी बेसिक ड्यूटीज़ जेल में पूरी करने के लिए एनेबल किया जाए। आपको जाहिर है आप इंडिया गठबंधन के साथ है, आपको जीत की उम्मीद है, तो क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? जो भी पूरा गठबंधन बैठ के डिसाइड करेगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी तरफ से कौन जाएगा मीटिंगों में? हमारी तरफ से मेरे पीछे जो भी नेता होंगे वो जाएंगे। इसको बैठ के मैं अभी आजकल मैं अपने नेताओं के साथ बैठ के बात करूंगा कि कौन जाएगा, कौन, क्या वो उत्तराधिकारी भी होगा केजरीवाल का? अभी ऐसे मेरे को रिटायर मत कीजिए पॉलिटिक्स से। शुभ शुभ बोलिए कि मैं जल्दी लौट के आऊँ। आप अभी मेरी उम्र भी 75 साल नहीं हुई है। हाँ नहीं, मतलब जब तक आप जेल में हैं, सिर्फ जब तक आप जेल में हैं तब तक के लिए। हाँ, तब तक के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं होती है। तब तक के लिए आप उम्मीद कीजिए कि जल्दी लौट के आए। आप जेल में करते क्या हैं? डायरी वगैरह लिख रहे हैं कोई? नहीं, मैं पढ़ता बहुत हूँ और मेडिटेशन बहुत की मैंने। तो क्या क्या पढ़ा आपने? मैंने 2 बार गीता पूरी की। और तभी आप जवाब में सबसे पहले गीता कोट कर रहे थे। अच्छा, जब मैं लौटा था? नहीं, अभी इस इंटरव्यू में जो सबसे पहला सवाल है उसमें आपने गीता को कोट किया। जी। तो गीता मैंने 2 बार, और वो भी बहुत डिटेल्ड वर्जन उसका मैंने पढ़ा। गीता का 2 बार पढ़ा। रामायण पढ़ी मैंने पूरी। एक नीरजा चौधरी जी की किताब है हाउ डू प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, वो पढ़ी। सागरिका घोष की मैंने इंदिरा गांधी पढ़ी। कुलदीप नैयर की इमरजेंसी पढ़ी। अभी शुरू की थी उसमें पीछे रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, वो शुरू की थी। और अभी खूब सारी किताबें ले जा रहा हूँ तो वो भी पढ़ूंगा। और मेडिटेशन बहुत की, मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ। जी, आप विपश्यना करते हैं। और ये खबर है कि आपने खूब मिठाई खाई, खूब आम खाए। मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। जो फ्रूट्स आते थे कभी कभी, जो कि अलाउड थे, कोर्ट से भी अलाउड थे, और जो डाइटिशियन है उसमें, अब अगर आपके पास 10-12 पीस आए हैं, उसमें 2 सेब के पीस हैं, 2 खरबूजे के पीस हैं, उसमें 2 अगर आम के पीस थे, तो इन्होंने इतना बवंडर कर दिया। वो भी 3 बार आए थे, 30 दिन में 3 बार। और एक बार नवरात्रे जब शुरू हुए थे तो घर में प्रसाद बना था, तो मेरी वाइफ ने वो आलू पूरी एक बार भेज दी। उन्होंने, केजरीवाल बैठ के आलू पूरी खा रहा है यार, प्रसाद था यार। कोई मुद्दा नहीं बचा कभी। इनके पास मुद्दे सारे यही हैं, केजरीवाल ने आम खा लिया इसलिए हमें वोट दो। अरे तुम 10 साल के काम गिनाओ ना। केजरीवाल ने अंदर आलू पूरी खा ली इसलिए हमें वोट दो। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में 3 बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? हमारा संघर्ष, हमारी पैदाइशी संघर्ष के लिए हुई है, मेरी व्यक्तिगत भी और आम आदमी पार्टी की भी। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं दिव्यांग जी, ये रास्ता कांटों भरा है। अगर हम जो काम हम कर रहे हैं, ये काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। मोदी जी कर दें पूरे देश की बिजली मुफ्त, उन्हें मेरे से लड़ने की क्या ज़रूरत है? पर वो नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में बिजली 24 घंटे कर दी, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में स्कूल शानदार बना दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। तो केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो, इनके काम बंद कर दो। अगर आज हम 10 साल में ये काम नहीं करते और इनकी तरह पैसे कमाते, और पैसे कमा कमा के इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते इनके पार्टी को, हम जेल में थोड़ी होते, आज हम भी सत्ता भोग रहे होते। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। हम इसलिए नहीं आए थे राजनीति में, देश के लिए आए थे।